today our topic of discussion is the female reproductive part, that is gynoecium, right? So in my previous lectures we have talked about the male reproductive part and we have finished with the pollen grain part, structure part, cryopreservation part, right? Pollen energies, tablets, etc. right? तो वो सब खत्म. अब नए टॉपिक पे. सो नए टॉपिक पे हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज gynoecium. ठीक है, तो सबसे पहले gynoecium represents what? The female reproductive part. And what is the female reproductive part? That is pistil और carpel. ठीक है, अब gynoecium can be of two types. That can be monocarpellary. That means mono means what? Single or one. Carpel means carpel, that is gynoecium. तो अगर किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, that means it is monocarpellary. Whereas if more than one pistils are present in a single flower, then that will be known as multicarpellary flower. ठीक है, so multicarpellary flower, multi means many, so many pistils. ठीक है ना. अब multicarpellary में two more subdivisions आ जाते हैं. क्या क्या? multicarpellary में पिस्टल्स तो चलो बहुत ज्यादा है, पता चल गया, बट वो फ्यूज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पिस्टल्स, नाउ वी फर्दर क्लासिफाई टू टू मोर पार्ट्स, व्हिच इज syncarpus and apocarpus. Syncarpus means what? Syncarpus means the pistils are in fused condition. ठीक है, और apocarpus का मतलब they are freely present, they are free. So what is fused means कि यार अगर ये बहुत सारे पिस्टल्स हैं तो इनका बेसिस सेम है, इनका ओरिजिन सेम है, तो ये क्लस्टर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. बट एपोकार्पस में ईच पिस्टल हैज अ डिफरेंट ओरिजिन, सेपरेट ओरिजिन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्री या एपोकार्पस पिस्टल और फ्री पिस्टल. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या याद करोगे कि syncarpus का एग्जाम्पल याद करोगे पैपावर. ठीक है, और एपोकार्पस का याद करोगे क्या? माइकेलिया. ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, तो वो भी रेफर कर सकते हो. तो बेसिकली देखो, डायग्राम का इनका कुछ करना नहीं है वैसे बेसिकली, बट तुम्हें नाम याद होना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली. तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पैपावर और एग्जाम्पल माइकेलिया, ये दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. एपोकार्पस क्या है, syncarpus क्या है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, राइट. सो हमने बात की gynoecium में पिस्टल्स कैन बी वन और मेनी. इफ वन देन वी कॉल इट एज monocarpellary, if many we call it as multicarpellary. In multicarpellary the pistils are present, can be present in fused conditions too and free also. So fused condition को बोल दिया syncarpus, free condition को बोल दिया apocarpus. syncarpus का एग्जाम्पल पैपावर, एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकेलिया. ठीक है, क्लियर. अब आपके पास gynoecium की जो आप बार बार बात कर रहे हो उसके पार्ट्स क्या हैं? भाई मैं बोल दूं तो कि एक बॉडी है, उसका 3 पोर्शन है, अपर, मिडल और बेसल, खत्म. बस नहीं बताना मेरे को, ऐसा थोड़ी चलेगा ना. आपको बताना पड़ेगा बेसिकली कि आपके पिस्टल के पार्ट्स क्या हैं. बेसिकली हम क्या बोले उन्हें, अपर, लोअर, मिडल नहीं बोल सकते हैं, है ना. सो यहाँ पे भी पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं. क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज बेसिकली द अपर मोस्ट पोर्शन विच सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म भाई? पॉलेंस के लिए, है ना. तो पॉलेंस के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है कौन? स्टिग्मा. स्टाइल क्या है? स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट जो कि किसको ज्वाइन करेगा? स्टिग्मा और ओवरी को, है ना. और ओवरी क्या है? इट इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट. तो बेसिकली कुछ ऐसा आपको दिखने को मिलेगा. दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. ठीक है, तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया. अब
आपको एक कैविटी दिखती है, उस कैविटी को बोलते हैं लॉक्यूल। सो लॉक्यूल क्या है? इट्स नथिंग जस्ट द ओवेरियन कैविटी, द कैविटी ऑफ ओवरी, ठीक है। और इसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटेशन आपने पढ़ा हुआ है 11th में, एक्साइल और एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बहुत सारे थे, बट यहाँ आपको प्लेसेंटेशन नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि प्लेसेंटा विल बी गोइंग टू फॉर्म द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कैसे मेगास्पोरेंजिया का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे बनता है ना। सो नाउ अब क्या पढ़ने वाले हैं? आप पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, बट उससे पहले व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम? ओव्यूल, ठीक है, अभी बताया था ना। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट जस्ट द ओव्यूल, ठीक है। सो नाउ अब आपको क्या याद रखना है? मैंने अभी आपको बताया कि प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, है ना। सो द स्टॉक, द कनेक्शन विद विच द ओव्यूल, the stalk with which the ovule is attached, ovule is attached किसके साथ? with placenta। उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल क्या है? एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा कनेक्शन जो कि कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल को प्लेसेंटा से, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पार्ट या जो वो स्टॉक है, वो जिस पोर्शन से ओव्यूल से जुड़ा हुआ है उस पोर्शन को क्या कह रहे हैं? सो दिस फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल from a region called as hilum। तो फ्यूनिकल और हिलम में क्या डिफरेंस समझ आया? मान लो ये आपका था ओव्यूल, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? ओव्यूल। ये मान लो आपका प्लेसेंटा जा रहा था इधर से, ये आपका प्लेसेंटा है मान लो, ठीक है, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से जो कनेक्ट कर रहा है, ये दिस स्टॉक इज क्या? आपका फ्यूनिकल, ठीक है। लेकिन ये प्लेसेंटा से जो ये कनेक्शन है ओव्यूल का, तो ये जिस पोर्शन पे ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है ना, क्या? फ्यूनिकल, दैट पोर्शन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के किस रीजन से फ्यूनिकल अटैच्ड है, उस पोर्शन को क्या बोल देते हैं? हिलम। सो हिलम क्या है? जिस ओव्यूल का वो पोर्शन जिससे वो अटैच्ड है विद द फ्यूनिकल, and funicle is the stalk which attaches the placenta to the ovule। तो basically ये placenta, ये funicle, ये hilum। So funicle is basically present between the hilum and placenta। ठीक है, समझ आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, ये जो ओव्यूल है, दिस इज बेसिकली covered or enveloped by two membranes or two envelopes which is known as integuments, ठीक है, basically meant for protection। so integuments are two generally, ठीक है ना। तो इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट, ये दो इंटेग्यूमेंट जो है ये आपके पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं, ठीक है ना। बट जिस पोर्शन पे ये ओव्यूल के जिस पोर्शन पे इंटेग्यूमेंट लेयर एब्सेंट होगी, that tip or that region is called as your micropyle। so ये आपका ओव्यूल था, इसके टिप पर एपिकल पोर्शन पे थोड़े रीजन पे आपकी ये जो क्या बोला आपने, ये जो बनाया मेम्ब्रेन जो बनाई इसके ऊपर, ये क्या बोला आपने, इंटेग्यूमेंट जो बनाई, दैट इज एब्सेंट। तो अगर ये एब्सेंट है तो आपका डायरेक्टली ओव्यूल एक्सपोज हो रहा है ना। तो ये जहां से ये ऐसा ये बन रहा है पोर काइंड ऑफ, जहां पे ये एब्सेंट है इंटेग्यूमेंट, उस रीजन को हम बोल देते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। सो ये बेसिकली, और ये जो आपका है दिस इज माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट अगर आप देखते हो तो दैट इज यहाँ पर क्या होगा, चेलेजा,
ठीक है, तो आपको याद रखना है माइक्रोपाइल क्या है कि द टिप वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। सो वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, कहां पर, एट टिप पे, उसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट, जस्ट सामने रीजन पे जो एरिया है उसको हम बोल देते हैं चलेजा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स हैं बेसिकली। सो इन सेल्स को या इन बंडल्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो टिश्यू प्रेजेंट है अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं न्यूसेलस टिश्यू। ठीक है, आपको याद है जब हम पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे वहां पे भी एक टिश्यू पढ़ा था, उसका नाम क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू। पर यहाँ पे फीमेल्स में क्या होता है, दैट इज न्यूसेलस टिश्यू। क्लियर है, याद हो गया, थोड़ा सा ट्राई करो याद रखने का, है ना। सो यहाँ पे जो ये टिश्यू प्रेजेंट है अंदर, दैट इज व्हाट, न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस ही है भैया जो आपका आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाने वाला है। और एम्ब्रियो सैक कोई दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, बताओ, फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम वी कॉल इट एज ओव्यूल, व्हाइल फीमेल गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को। क्लियर है, नो कंफ्यूजन। सो दिस न्यूसेलस विल बी गोइंग टू फॉर्म और विल बी फॉर्मिंग क्या, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यूजुअली एम्ब्रियो सैक जो है वो एक ही बनता है पर ओव्यूल, बट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट आपको नहीं पढ़ने, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिवर्सली या मोस्टली जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है यूजुअली। ठीक है, अगर एक्सेप्शन होगा तो जरूरी नहीं है एक ही बने, दैट्स नॉट यूनिवर्सल, दैट इज इन द मोस्ट केसेस। तो फिलहाल एक्सेप्शन नहीं, आगे देखते हैं, पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, कोई नहीं। समझ आ गया इतना। सो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा हमने गायनोशियम के पार्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्या है, हर चीज़ का फंक्शन क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम सारा कुछ पढ़ लिया। अब फाइनली जिसके लिए इतना लंबा इंतजार किया गया, क्या, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, है ना। तो अब फाइनली हमारा एम क्या था, मेगास्पोर बनाना। तो सारी मुद्दे की बात फालतू बकवास तो हो गई, अब मेन मुद्दे पे आना है भाई कि अब मेगास्पोर कैसे बनाए। ठीक है, तो हम मेगास्पोर बनाने के लिए पहली बात तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मैं तो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ कि जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, राइट, और जो भी आगे लिखा हो उसका फॉर्मेशन, है ना, सिंपल हो गया, इजी तरीका। तो जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेल के केस में हम इन्हें क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल के केस में मेगास्पोर्स, है ना। सो process of formation of megaspores from MMC is known as megasporogenesis। अब भाई ये क्या नई चीज आ गई, MMC क्या है अब। सो MMC का फुल फॉर्म इन केस ऑफ फीमेल्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे, क्या बना रहे हो, मेगास्पोर। सो मेगास्पोर मदर सेल। अब बेबी कहाँ से आता है, मदर से ही ना, तो ये भी तो बेचारे बच्चे ही हैं, तो इनकी मदर कौन है, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, राइट। अगर इसी चीज को मेल्स में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है ना। तो अभी मेगास्पोर मदर सेल जो है ये आपकी क्या बनाने वाली है, मेगास्पोर्स। क्लियर हो गया। अब ये MMC क्या नई चीज आ गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जब स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम पढ़ रहे थे कि भैया एक हमारे पास था ओव्यूल, जिसको हमने बोला कि भाई इंटेग्यूमेंट से ये कवर्ड होता है और एपिकल पोर्शन पे जो है इंटेग्यूमेंट होता है एब्सेंट, और उसी रीजन को मैंने नाम दे दिया था माइक्रोपाइल, है ना। अब माइक्रोपाइल और इसके ऑपोजिट वाले रीजन को नाम दे दिया था चलेजा। यही अभी तक पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो बीच में ये जो है टिश्यूज, ये जो सेल्स हैं बड़े सारे, इनका हमने नाम दे दिया था न्यूसेलस।
दे दिया था। अब ये न्यूसेलस से एमएमसी कहाँ से आ गया? तो एमएमसी इज बेसिकली द टिश्यू और द कह सकते हो जो डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है किसके? न्यूसेलस के, जो कि आपका एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है जिसे हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं? एमएमसी, विच इज मेगास्पोर मदर सेल। और यूजुअली ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है, सो ये जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूसेलस टू फॉर्म क्या एमएमसी कहां से होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर रीजन, पाइलर रीजन, ये याद रखना है। क्या? अभी मैं आपको डायग्राम के साथ भी बताऊंगी, बट अभी पहले समझ लो सारी चीजें ऐसे। तो माइक्रोपाइलर रीजन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन इनटू मेगास्पोर मदर सेल। कौन से टिश्यू हो रहे हैं डिफ्रेंशिएट? न्यूसेलस के, ठीक है। यूजुअली जो है ये जब स्टार्ट होगा डिफ्रेंशिएट होना, तो ये एमएमसी ही आगे चलकर क्या बनाने वाले हैं? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो फाइनली न्यूसेलस, सबसे पहले न्यूसेलस टिश्यूज थे, न्यूसेलस टिश्यूज से क्या बने आपके? न्यूसेलस से टिश्यूज से आपका बना एमएमसी, है ना, एमएमसी है। और एमएमसी के बाद आपका डिफरेंशिएशन हुआ इनटू एम्ब्रियो सैक विच इज अ फीमेल गेमेटोफाइट, यही बनाना है अल्टीमेटली। और यूजुअली आपको याद रखना है कि एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है विद इन वन ओव्यू यूजुअली, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। सो यहाँ पे भी आपको एम्ब्रियो सैक एक ही यूजुअली बनता है, बट मोर देन वन भी बन सकते हैं। अगर आपको एमएमसी को डिफाइन करने को आता है तो क्या लिखोगे? दिस इज नथिंग बट अ लार्ज सेल having dense cytoplasm and prominent nuclei। तो ये लिख दोगे भाई, अगर एमएमसी की आ जाती है आपको एक लाइन की डेफिनेशन लिखने को, है ना। सो एक पॉइंट आ गया, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, और फाइनली क्या फॉर्म करेगा? ये डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो एमएमसी से एम्ब्रियो सैक तक का सफर है, इसके बीच में बहुत सारे मियोटिक डिविजन्स होते हैं, ठीक है। सो ये मियोटिक डिविजन्स का क्या मतलब है कि एमएमसी अंडरगोस सेवरल मियोटिक डिविजन्स, कॉन्जिक्यूटिव मियोटिक डिविजन्स। तो पहले क्या होगा? मेगास्पोर डायाड फॉर्मेशन होगा, 2 सेल्स दिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन दिखेगा, 4 सेल दिखेंगे। ये होती है, तो कितने मियोटिक डिविजन हो गए? पहले 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। तो मेगास्पोर टेट्राड बन गया, तो आपका क्या बन गया? ये मेगास्पोर टेट्राड। ये जो मेगास्पोर टेट्राड बना है आपका, ये आपके सारे बने हैं बाय मियोटिक डिविजन्स। ये मियोटिक डिविजन से बने हैं, याद रखो, ठीक है। अब ये 4 मेगास्पोर्स तो बन गए, बट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 मेगास्पोर्स में से, मेगास्पोर टेट्राड में से ओनली 1 मेगास्पोर इज गोइंग टू बी फंक्शनल। तो ये 4 बनने का कोई फायदा नहीं है, ये केवल इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे और केवल 1 फंक्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल and rest 3 degenerate. So your 1 functional megaspore will be forming what? The embryo sac, जिसकी अभी तक बात चल रही थी। तो सबसे पहले दोबारा रिवाइज करते हैं जल्दी से। न्यूसेलस था, टिश्यू था, डिफरेंशिएट हुआ इनटू सिंगल एमएमसी। अब ये एमएमसी क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। This MMC will undergo several meiotic divisions. Several means how many? Only 2 meiotic divisions. First form megaspore dyad, then form megaspore tetrad. 4 megaspores formation will be there. After the formation of megaspore tetrad, only 1 of the megaspore will remain functional, and the rest 3 degenerate completely. So that 1 functional megaspore will be forming your what? The embryo sac. ठीक है। सो अब ये तीनों की कहानी खत्म हो गई है। अब आपको सिर्फ इस एक मेगास्पोर की कहानी आगे पढ़नी है, जो कि फाइनली आपका मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट बनाने वाला है।
ठीक है। सो अब यहाँ पे जो मैंने बोला एक ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आपका हो गया, ये मैंने मान लो वो 3 डीजनरेट हो गए, अब एक बचा है बेचारा, है ना, तो थोड़ा तो बड़ा दिखा देते हैं ना, है ना, बेचारे की इज्जत तो करो थोड़ी यार। तो वो इंक्रीज इन साइज होगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे वो इंक्रीज इन साइज होता जाएगा। तो पहले से इतना बड़ा मत दिखाओ यार, वरना बोर्ड इतना बड़ा नहीं है ना, पहले छोटू सा। सो दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियर, ठीक है। देन अब क्या पढ़ोगे, अब आप ये जो अभी तक जो आपने एमएमसी के डिविजन्स पढ़े वो मियोटिक थे, यहाँ पे अब जो डिविजन्स पढ़ने वाले हो फंक्शनल मेगास्पोर के वो क्या होंगे, माइटोटिक। सो ये डिविजन्स कैसे होंगे, माइटोटिक एंड फ्री न्यूक्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री न्यूक्लियर, दैट देयर इज ओनली द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, नो डिविजन ऑफ मेम्ब्रेन। तो सेल्स अलग नहीं हो रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। सो द फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम वन न्यूक्लियाई, first mitotic divisions will be forming 2 nuclei moving to the opposite poles, right? Then in second mitotic division the formation of how many, 1 to 2, then 2 to 4, then third अब कितने बनेंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा दिखाते जाना यार, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, तुम बड़ा दिखाओगे थोड़ा सा साइज, ठीक है। सो यहाँ पे 1 to 2, 2 to 4, 4 to finally 8, क्लियर है। तो ये 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल एंड 8 सेल न्यूक्लिएट, याद रखोगे ये सेल एक ही है, न्यूक्लियस है इतने सारे उसके अंदर। सो दिस इज 1 सेल, दिस इज न्यूक्लिएट, सो दिस इज 2 न्यूक्लिएट, this is 4 nucleate, this is 8 nucleate, बट ये सारे हैं अभी सिंगल सेल, ठीक है। तो इसके बाद जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे आ जाएगा, अब डिविजन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म के, साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, ये 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे बीच में, 3 न्यूक्लियाई इधर शिफ्ट हो गए, 3 न्यूक्लियाई इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। जिसमें से जो ये 2 सेल्स बने, ये बने सिनर्जिड्स टुवर्ड्स द विच एंड, माइक्रोपाइलर एंड, एंड ये बन गया एग फाइनल। ये बीच वाले जो सेल्स हैं ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ये सिंगल सेल में ही होते हैं, और ये 3 जो ऊपर के हैं दैट इज योर एंटीपोडल्स, ठीक है। सो एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स एंड ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये याद रखोगे कौन सा माइक्रोपाइलर पे, कौन सा चलेजर पे, अभी आगे मैं पूरा डायग्राम बना के अच्छे से बताऊंगी। तो अभी तक क्या समझ गया, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बना आपका स्ट्रक्चर और ये जो पूरा हुआ, ये केवल और केवल ये कौन सी डेवलपमेंट मैंने बताई, दिस वाज योर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब जब 4 मेगास्पोर टेट्राड में से एक फंक्शनल हुआ तब ये मोनोस्पोरिक है, मतलब सिंगल स्पोरिक। बट अगर बाय चांस उन 4 में से 2 फंक्शनल मेगास्पोर्स बन जाते तो दोनों में ये सेम चलता, तो उस केस में हम बोलते हैं उसको बायस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर 3 होते तो ट्राइस्पोरिक, जो कि बहुत रेयर है, बायस्पोरिक भी बहुत रेयर है, तो यूजुअली बायस्पोरिक तक ही देखा जाता है। बट आपका मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही होता है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू दैट फ्रॉम द न्यूसिलस at the micropylar end, this is the micropylar end, right? So from the micropylar end, 1 mmc, this is mmc, and the cells surrounding it are nucellus cells, right? So these mmc, that is single mmc, start differentiating from the micropylar end, right? Now this mmc will give rise to megaspore dyad. First, 1 cell will divide to form 2 cells, and then these 2 cells will finally divide to form 4 cells. So first dyad will be formed, and then megaspore tetrad will be formed finally. Here, only one of the megaspore tetrad, only one of them will be going to be functional. ठीक है? See,
there is cell wall formation. After this stage is formed, now the cell wall formation starts, so that these cells are separated, these nucleus are incorporated in separate cells. तो क्या मतलब है कि टोटल 8 न्यूक्लियस बने थे, जिसमें से सिर्फ 2 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस ने अपने अपने सेल वॉल अकोमोडेट कर लिया है, बट सिर्फ 2 न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनकी आपस में वो डिवाइड नहीं हुए हैं. दे आर परसिस्टिंग टुगेदर, एंड सिंस दे आर टुगेदर वी कॉल देम एज टू पोलर न्यूक्लियाई, जो कि कहाँ पर होते हैं, एक सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल कैविटी ऑफ द ओव्यूल में, एंड दैट सेंट्रल कैविटी इज नोन एज सेंट्रल सेल. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन. सो द माइक्रोपाइलर रीजन में क्या बनेंगे, 2 सिनर्जिड सेल्स बनेंगे, एक एग सेल बनेगा. ठीक है, यहाँ पे चलाइजल एंड में 3 एंटीपोडल्स बनेंगे और एंटीपोडल सेल्स बनेंगे. ठीक है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर. सो दिस stage is basically known as, or more prominently this stage is basically known as 7-celled but 8 nucleate structure. You can see 3 separate cells, 3 separate cells, so 6 cells, and this is a complete single cell because having 2 nucleus. So 3 3 6 plus 1 7, 7 celled plus 1 2 3 4 5 6 7 8 nucleus. So this is known as 7-celled 8 nucleate structure. Fine. Now here you can see that chalizial portion is shown below, whereas micropylar portion is shown above. बट आप देखोगे NCERT में या बहुत सारे डायग्राम्स में आपको ऐसी फिगर दी होगी जिसमें माइक्रोपाइल आपको नीचे दिखाया होगा और चलाइजा आपको ऊपर दिखाया होगा. उसका रीज़न कुछ नहीं है सच, सिर्फ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेल गैमेट्स को यहाँ से एंटर करना है, माइक्रोपाइल से एंटर करना है. सो दैट्स वाई आपके ईजीनेस के लिए, आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको रिवर्स अपसाइड डाउन दिखाया गया है. बट दैट डजंट मीन कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन भी अपसाइड डाउन होती है. दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट माइक्रोपाइल इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टिप apical portion, whereas chaliza represent the basal portion of the ovule. Fine. So that you have to remember. The significance of synergids is this free form apparatus. So bush-like or brush-like villi kind of structures are present near the micropylar region or in the synergid cells, which basically has the function to enhance or to guide the entry of मेल गैमेट्स कमिंग फ्रॉम द पॉलन ट्यूब. सो क्योंकि मेल गैमेट्स आ रहे हैं पॉलन ट्यूब से, तो उनको एक वॉल रप्चर करके अंदर जाना है. सो ये जो प्रोसेस होता है एंट्री का, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं एंट्री मेल गैमेट्स की फ्रॉम पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन याद रखना है. देन तो 2 ये एक एक्सेल का फंक्शन यू नो दैट इट विल वेट फॉर द मेल गैमेट और मेल न्यूक्लियस, और जैसे ही वो आएगा वैसे ही वो फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा. सो एक्सेल विल वेट फॉर द मेल गैमेट्स टू कम. नाउ these 2 polar nuclei will also wait for the male gamete to come and undergo the fusion. And this layer which you are seeing is nothing but the envelope, right, or integument. So this is integument, and as I have told you earlier that integument is absent at the tip. That's why creating a pore and guiding the entry of male gametes from the pollen tube. ठीक है, और कहीं से एंट्री जनरल केस में नहीं ले सकता मेल गैमेट. सो these are filiform apparatus, this is synergids, egg cell, a polar nuclei, 3 antipodals. Fine, and this is the integument portion. Now this polar nuclei and this cavity present in the central ovule is known as central cell. Also you need to remember what is egg apparatus. So egg apparatus is this, the egg plus the synergids. So this is egg apparatus.